नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में इस बार चर्चा कैशलेस इकोनॉमी की चुनौतियों और उस पर होने वाले तरह तरह के साइबर हमलों की। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का इरादा जताया। इसके लिए लकी ड्रॉ से लेकर कई तरह के छूट देने का वादा किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कहा कि अब मोबाइल फोन ही आपकी निजी बैंक ब्रांच है। कहने का मतलब ये कि आपका बैंक अब हर वक्त आपकी जेब में मौजूद है। सुनने में ये योजना जितनी आकर्षक है उतनी ही आशंकाओं से भरी हुई भी है, क्योंकि दुनिया में ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जब बैंकों में बड़े बड़े फ्रॉड की खबरें आईं। चाहे रशिया के सेंट्रल बैंक से $31 मिलियन की चोरी का मामला हो या बांग्लादेश में $100 मिलियन की हेराफेरी का। इन दो घटनाओं के अलावा हाल ही में 641 भारतीय भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, जब अक्टूबर महीने में उनके डेबिट कार्ड से 1,30,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि महज 6 सेकंड में कोई भी हैकर किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सारे के सारे डेटा चोरी कर सकता है। तो इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल तीखे हो रहे हैं कि कैशलेस या लेस कैश इंडिया की सरकार की ये मुहिम बिना सुरक्षा उपाय के कितनी फायदेमंद साबित होगी। जब बैंक और एटीएम तक सुरक्षित नहीं है तो ई वॉलेट की सुविधा देने वाली कंपनियों में फ्रॉड से बचाने के लिए क्या नियम और कानून बनाए गए हैं? क्या सरकार ने इंटरनेट पर तरह तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाए हैं? जिस तरह से पेमेंट बैंकों की उपयोगिता के विज्ञापन हर जगह छाए हुए हैं, वैसे ही पेमेंट बैंकों में ग्राहक यानी उपभोक्ता सुरक्षा और जागरूकता के विज्ञापन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सरकार ने पेमेंट बैंकिंग के लिए अगस्त 2015 में 10 कंपनियों को लाइसेंस दिया, लेकिन क्या उनकी तैयारियों का कोई ब्यौरा देश के सामने है? इन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? ग्राहक सुरक्षा के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे, क्या ये स्पष्ट है? ये जानकारियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? क्या देश में डिजिटल लिटरेसी की जरूरत नहीं है? आज सरोकार में इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। और आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विराग गुप्ता। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। हमारे साथ हैं अशोक कुमार कनोजिया, आप ITEF के प्रेसिडेंट हैं। आपकी संस्था इनकम टैक्स विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए काम करती है। हमारे साथ हैं सुनील कुलकर्णी, आप डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ऑक्सीजन नाम की कंपनी है जो ऑनलाइन पेमेंट और कैश ट्रांसफ़र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हमारे साथ हैं सुबोध कौशिक, आप पूर्व जनरल मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक में। और हमारे साथ हैं संजय सक्सेना, आप CFO हैं NPCI नाम की संस्था में। NPCI एक नोडल संस्था है और ये संस्था रिटेल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो आप सभी मेहमानों को हमने आज इसलिए बुलाया है कि जो डिजिटल पेमेंट सुविधा की तरफ बढ़ रही है सरकार, या सरकार का जो इरादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बैंकिंग की तरफ जाएं और कैशलेस इकोनॉमी या कम से कम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जाने का हमारा जो इरादा है, उसमें किस तरह की पेचीदगियां हैं, जो लोगों के सामने तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, शंकाएं आ रही हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के जरिए सुविधाजनक स्थिति में इस चीज़ को पहुंचाया जा सकता है। और साथ ही आप सब लोगों का भी स्वागत करना चाहूँगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपनी जानकारी ज़रूर डिजिटल बैंकिंग के संदर्भ में हमारे मेहमानों से बढ़ा सकेंगे। लेकिन अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को रद्द करने के फैसले से कैश की कमी हुई तो सरकार ने देश में लेन देन को कैशलेस बनाने का अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब सरकारी विभाग लोगों को नकदी का इस्तेमाल घटाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए लकी ड्रॉ से लेकर कई तरह के लाभ घोषित किए गए हैं। हालांकि 8 नवंबर के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने की राह आसान नहीं लगती। इसमें कई तरह की रुकावटें हैं। मसलन देश में इंटरनेट का प्रसार अभी भी कम है। इंटरनेट की स्पीड एक बड़ा मसला है। डिजिटल साक्षरता चंद तबकों तक सीमित है।
और आबादी के अनुपात में एटीएम और स्वाइप मशीनों की भी कमी है। बड़ा सवाल ये है कि हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों को कैसे बचाया जाएगा। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी सक्षम और कुशल है जो 1.25 अरब आबादी के ऑनलाइन या कैशलेस लेनदेन को संभाल सके? बैंक खातों, आधार नंबर और सरकारी विभागों से अपना मोबाइल नंबर जोड़ने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने अपना फोन नंबर बदला तो कितने दिन में ये रिकॉर्ड अपडेट होगा? क्या इस बारे में कोई कानून या दिशा निर्देश हैं? कैशलेस अर्थव्यवस्था में मोबाइल फोन को ही लोगों का बैंक माना जाता है, इसलिए फोन में दर्ज सूचनाओं की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। किस हद तक ये सुनिश्चित हो पाएगा कि किसी व्यक्ति ने अगर अपना फोन नंबर सरेंडर किया तो टेलीकॉम कंपनी वो पुराना नंबर किसी दूसरे ग्राहक को नहीं देगी? चोरी या गुम हो जाने पर फोन नंबर, उसमें दर्ज सूचनाओं के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के आखिर क्या कानूनी उपाय आज मौजूद हैं? अगर फोन अचानक बंद हो गया या बैटरी खत्म हो गई या नेटवर्क चला गया तो उस दौरान हो रहे ट्रांजैक्शन को क्या सुरक्षित रखा जा सकेगा? ये प्रश्न तब भी उठेगा अगर डिजिटल वॉलेट को किसी ने दूर से शट डाउन कर दिया। चिंताएं इसलिए उठी हैं क्योंकि बैंकिंग से जुड़े पर्सनल डेटा जिस सर्वर में स्टोर होते हैं वहां हैकिंग करना असंभव नहीं है। तकनीक के लिहाज से विकसित देशों में तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद साइबर लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। तो भारत जैसे देश में जहां अभी भी बहुत से एटीएम 15 साल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? क्या सरकार इन खतरों से बचाने के लिए जरूरी उपाय कर रही है? मेहमानों से अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको केंद्रीय न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पीपी चौधरी के साथ अपने संवाददाता रविंद्र शेरौन की खास बातचीत दिखाती हूं, जिसमें साइबर सुरक्षा से जुड़े सवालों पर मंत्री जी का जवाब है। आइए देखते हैं पहले उनके क्या कहने हैं। आपको लगता है कानून में बदलाव की जरूरत है? देखो, ऐसा कि कानून में अभी बदलाव की ज़रूरत नहीं है और टेक्नोलॉजी का मामला जहाँ तक है, चाहे भले आपका फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे वाईफाई हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो कानून हैं उसमें वो सारे कवर होते हैं। और आज का पहले का क्राइम और आज के क्राइम में जो साइबर क्राइम है वो क्राइम ही रहेगा, उसमें सारे कवर हो जाते हैं, उसमें किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ये कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सब्जेक्ट कवर है, बहुत वाइड कानून है और उससे सारी चीज़ कवर हो जाती है। तो साइबर क्राइम को डील करने के लिए क्या नए कोर्ट्स खोले जाने चाहिए सर? क्योंकि ये तो मान रहे हैं ना कि बढ़ेगा, इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह के क्राइम्स तो बढ़ने वाले हैं। देश की मजबूत स्थिति ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि हर इंस्टीट्यूशन में साइबर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म उन्होंने बना रखे हैं। सिर्फ एक हमारे मंत्रालय पे निर्भर नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूशन चले जाए, चाहे बैंक में चले जाए, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन चले जाए, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के मैकेनिज्म हैं। हमारा साइबर सिक्योरिटी प्रोएक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है, तो हम दोनों रूप में काम करते हैं। तो इसमें मैं नहीं मानता कि क्राइम बढ़ेंगे। और इतना अगर ट्रांजैक्शन होंगे, अगर कुछ परसेंट अगर ऐसा होता है तो उसको हम हैंडल करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घबराने की बात तो सर साइबर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है उसमें तो नियुक्ति भी नहीं हुई सर इतने लंबे समय से? नहीं, ऐसा है कि उसमें सारा प्रोसेस में है, अब वो सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दी ही उसमें नियुक्ति होगी? बिल्कुल जल्दी। तो अलग साइबर कोर्ट्स खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जजेस को भी ट्रेन करना है, पीपी और पुलिस को भी ट्रेन करना पड़ेगा? ऐसा है कि अलग साइबर कोर्ट खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है वो हमारे रेगुलर कोर्ट ही देख सकते हैं। उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट जो है अलग से ट्रिब्यूनल वगैरह खोल करके वो पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे रेगुलर कोर्ट में जो हैं केसेज, रेगुलर केसेज जो चल रहे हैं, ऐसे ही केसेज चलेंगे। पर ई वॉलेट को तो कानूनी दर्जा मिला नहीं सर अभी तक? नहीं, ऐसा कि आप कानूनी दर्जा नहीं, उसमें सारा परमिशिबल है। ऐसा नहीं है कि उसको कानूनी दर्जा देने की जरूरत नहीं है। उसमें तो सिस्टम क्रिएट करने की बात है। बैंक में अपने वो जो एक रेगुलर प्रोसेस है उस हिसाब से प्रोसेस में वो परमिशिबल है। तो मंत्री जी को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा साइबर सुरक्षा को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार और सरकारी एजेंसियों की जो व्यवस्था है वो प्रोएक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। बहरहाल हम साइबर सुरक्षा पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं कैशलेस इकोनॉमी की जो चुनौतियां हैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। जो कैशलेस इकोनॉमी है उसकी 3 बड़ी चुनौतियां मानी जाती हैं। पहला प्रसार की, दूसरा निगरानी और संचालन की, और तीसरा ऑनलाइन सुरक्षा की। सवाल यह है कि सरकार ने क्या इन तीनों चुनौतियों के मद्देनज़र तैयारी कर ली है? देखिए, अगर आप पीछे 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय देखें तो अगर उसको सब मद्देनज़र ध्यान रखें
और जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और जैसे जैसे गवर्नमेंट बढ़ी तो आपको होगा कि ये एक बड़ा सोचा समझा गया एक स्टेप था। अब अगर आपने सुना हो इंडिया स्टैक के बारे में, इंडिया स्टैक क्या है कि बेसिकली सबसे पहले डिजिटल आइडेंटिटी 100 करोड़ लोगों की एस्टेब्लिश की गई आधार नंबर देके। फिर उसके बाद पेपरलेस दूसरा आया जिसमें EKYC और वो आप वो रख सकते हैं। तीसरा ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन का सर्विसेज हुआ जिसमें आप किसी के भी बायोमेट्रिक या किसी का भी आइरिस करके आप ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ें आपका सिस्टम में स्टैब्लिश हो गया उसके बाद ये कैशलेस का और ये जो अभी डिजिटल पेमेंट का सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि डिजिटल पेमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो कि ऑलरेडी इन प्लेस है। इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन 100 करोड़ लोगों का ऑन द क्लिक ऑफ बटन सक्सेना साहब, हो सकता है कि हम जैसे लोगों को उसकी ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन जो हमने जानकारी जुटाई है उस पे मैं आपसे थोड़ा सा और ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती हूँ। डिजिटल इंडिया का टारगेट था 2016 में 1 लाख गाँवों को जोड़ने का, ताकि वो इंटरनेट से 1 लाख गाँव हर साल जुड़ सकें और 2017 तक सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जा सके। लेकिन मार्च 2016 तक डिजिटल इंडिया के इस प्रोजेक्ट ने 8% प्रगति की, मतलब 1 लाख गांवों को जोड़ना था और 8,000 सिर्फ गांव जुड़ सके। अगर ये रफ्तार रही तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 12 साल लगेंगे अगर डिजिटल इंडिया के इस पूरे प्रोजेक्ट को इसी रफ्तार से आगे बढ़ना हुआ तो ऐसी स्थिति में हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अचानक से सरकार कोई फैसला लेगी और वो तुरंत सफल हो जाएगा? देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप पेमेंट स्पेस को देखें तो अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज अलग अलग सेगमेंट के लिए है, राइट। इंटरनेट बैंकिंग है, जो लोग जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास है। मोबाइल बैंकिंग, हाई एंड फ़ोन जिनके पास है उनके लिए एक अलग सर्विसेज है, UPI का सर्विसेज है। जिनके पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए भी सर्विसेज है जिसको USSD कहते हैं। आप 1,000 रुपये का फ़ोन आपके पास है तो उस USSD सर्विसेज से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आपका लेन देन, बैलेंस इंक्वायरी वो भी पॉसिबल है। चाहे अशिक्षित लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है, लोकल लैंग्वेज में है। उसको *99# आप दबाएंगे, उसमें आपका सारा आ जाएगा, सब है और उसमें आप सब कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा कहने का ये मतलब है कि खाली इंटरनेट होना या नहीं होना वो एक खाली पैमाना नहीं हो सकता कि आपका डिजिटल स्पेस या डिजिटल पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो नहीं, लेकिन क्या कोई प्रोजेक्ट इस तरह का चलाया गया छोटे छोटे लेवल पे, कोई मॉडल इस तरह का है जिसमें आप लोगों ने प्रयोग किया हो कि ये सफल हो रहा है कि नहीं, कितने लोग इससे अवेयर हो रहे हैं, इस तरह का कोई मॉडल? USSD में आज के डेट में अगर आप देखेंगे इसमें ये सब सर्विसेज अवेलेबल है। कोई भी अपना 1,000 रुपये के फ़ोन से *99# करे और उसमें आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। अब उसका नया वर्जन है जिसमें उसका मर्चेंट का भी उसमें अवेलेबल है, वो भी सर्विसेज है। किसी को बैलेंस इंक्वायरी करनी है वो है। आपका जानकारी के लिए अगर मैं कहूँ तो आज के दिन में ये 8 नवंबर के बाद रोज़ कम से कम 1.5 मिलियन 15 लाख ट्रांजैक्शन उसमें आज हो रहा है। मतलब अगर तब से लेके आज तक मैं कहूँ तो 100%, मतलब 8 नवंबर से आप कह रहे हैं? 8 नवंबर से अब तक करीब 100% इजाफा हुआ है उसमें। तो बस यही है कि लोगों को जागरूक बनाने का है, उनको हैंड होल्ड एक बार करने का है। और एक चलिए, जागरूक बनाने के लिए और क्या क्या किया जा रहा है इस पे हम बातचीत करेंगे। मैं आपको शामिल करना चाहूँगी कौशिक साहब। आपने बताया कि अपनी तरफ सरकार ने जो डिजिटल पेमेंट की तैयारियां की हैं उसके बारे में आपने आंकड़ा दिया, लेकिन बैंकिंग के स्तर पर किस किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस समय? देखिए, जैसा सक्सेना जी ने बताया, पहले हम सबसे आम आदमी की बात करते हैं, जो गांव में है, दूरस्थ इलाकों में है, उसकी बात करते हैं। तो जहां इंटरनेट नहीं है, जो आपके भाषा में डिजिटल विलेज नहीं है, तो वहाँ ये जो USSD है, ये जो GSM का चिप होता है, इस चिप के अंदर एक ये एडिशनल सप्लीमेंट्री सर्विस है जिसपे डेटा ट्रेवल करता है।
और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे साथी एनपीसीआई वाले खड़े, इन्होंने आज से 3 साल पहले इसको शुरू किया था और ये चीज ऑलरेडी इन प्रोसेस है बैंक्स के अंदर, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया, लोगों ने इसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं यही बता रहा हूँ आपको, वो इसलिए नहीं किया कि हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी 80% से ज़्यादा थी, लोगों को लेन देन में सुविधा थी। और जो लेकिन आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं और अब जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है ये ज़्यादा सुविधाजनक है, फिर लोग इधर क्यों नहीं आते रहे? मैं ये जानना चाहती देखिए, जो इकोनॉमी की वास्तविक स्थिति है उसके अंदर क्या है कि जो भी आपका कैश का लेन देन है वो बिल्कुल एनोनिमस है। और कई दफे जो है हम कोई चीज खरीदते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे नाम से उसका बिल भी कटे। टैक्स की भी लोग बाग उसके अंदर जो है वो चाहते हैं कि टैक्स नहीं दे। तो ये जो प्रवृत्ति चली आ रही थी, इस प्रवृत्ति का एक ये भाग था। आज जो परिस्थिति है वो बदली है और मैं नहीं समझता कि कभी इकोनॉमी हमारे देखते देखते जल्दी से कैशलेस हो जाएगी। हम लेस कैश की बात कर रहे हैं। बैंकों ने इसके लिए जो है अच्छे सिस्टम्स, लेकिन इसका कोई एक ये तय किया गया है कि लेस कैश इकोनॉमी में हमारा टारगेट क्या है? 50% है, 20% है? देखिए, मैं आपको 10% है, टारगेट क्या है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ। कि जो एडवांस इकोनॉमी जिनको हम कहते हैं, एक मैकिन्से की स्टडी आई थी, उन्होंने बताया कि 61% बैंकिंग इन यूएस इज क्लिक एंड ब्रिक एंड मोटार कहते हैं जहाँ हाथ से काम करते हैं आदमी। 61% इज क्लिक एंड ब्रिक, 21% is totally click banking, that is digital, and 18% is brick and mortar banking even in USA today. तो ऐसा दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है डिजिटल पेमेंट का या डिजिटल बैंकिंग का तो शायद स्वीडन है। लेकिन कोई भी देश 61% से आगे कैशलेस इकोनॉमी पे नहीं जा पाया है। उनके यहाँ पर एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत इम्प्रूव्ड है। वो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि हमारे यहाँ 125 करोड़ की आबादी के लिए टारगेट क्या रखा गया है? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं समझता हूँ ये 80% से 60% की तरफ अगर हम चलते हैं और इसको अचीव कर पाते हैं अगले 1-2 साल के अंदर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। 2 साल के अंदर 60%? जी। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, सरकार ने एक और सुविधा, आप लोग ई वॉलेट पे हैं, लेकिन मैं एक और सुविधा की बात करूंगी। सरकार ने कुछ दिनों पहले ये शुरुआत की, पिछले साल अगस्त में, उसका नाम दिया गया पेमेंट बैंक्स, और वो ऑक्सीजन की तरह से एक पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है जिसमें तमाम कंपनियां जुड़ रही हैं, लेकिन उसके बारे में भी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हुए। आज जब नोटबंदी से लोगों को कैश की समस्या आई, तब उनको पता चला कि अच्छा ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा एक कन्फ्यूजन है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसमें देखा ऐसा है कि आपने जो बात की एटीएम की, कुल मिला के भारत में 6.5 लाख विलेजन हैं। सिर्फ 2 लाख एटीएम है। उन 2 लाख एटीएम में से 1 लाख एटीएम 2 लाख, हाँ। 1 लाख एटीएम बैंक के साथ ही लगे हुए हैं जी। बैंक से दूसरी ओर सिर्फ 1 लाख एटीएम है। 6.5 लाख विलेज में अगर आपको पेमेंट की सुविधा करनी है तो आपको, और एक एटीएम की कॉस्ट इस समय 4 से 5 लाख होती है। मैं पेमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ कि क्या पेमेंट बैंक का क्यों बात कर रहे हैं, कंसेप्ट क्यों आया। अगर एक 5 लाख की एटीएम है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, ब्रॉडबैंड है, एयर कंडीशनिंग है, ये सब मिला के कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जबकि आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब मेरे सामने जो ये इक्विपमेंट है, ये चलता फिरता एटीएम है। इस एटीएम को कहते हैं हम माइक्रो एटीएम। इसमें आप कार्ड भी यूज कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन का माइक्रो एटीएम है। इसमें हम बायोमेट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अब फायदा ये है कि अगर आपको कोई आदमी जिसका उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, या खासतौर पे गांव में महिलाएं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं हो, और उनको कहा जाए कि आप कार्ड इस्तेमाल करें, आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, तो ये थोड़ी जाती होगी। लेकिन उनको ये कहा जाए कि आप अपना बायोमेट्रिक से कैश इन कर लें अपने बैंक अकाउंट में, जहां जो 50 किलोमीटर दूर है। साहब, ये व्यवस्था ठीक है कि ये व्यवस्था लाई गई उन लोगों के लिए जो बैंकों तक या एटीएम तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसका कितना प्रचार प्रसार हो सका? सबसे पहले कितने लोग इसका आज की डेट में इस्तेमाल कर पा रहे हैं? सबसे पहले 25 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए। 26 करोड़ आज की डेट में संभवतः है। उसके बाद
ये जो है ये जीपीआरएस पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसको ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं है। आप जो कह रही थी डिजिटल इंडिया के बारे में, इसको ब्रॉडबैंड की जरूरत नहीं है। जहां पे भी मोबाइल का कवरेज है वहां काम कर सकता है। तीसरा उन्होंने देखा है कि आप हर एक तरह के लोग होंगे, जिसके पास मोबाइल स्मार्टफोन वाला होगा वो स्मार्टफोन के थ्रू कर सकता है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो यूएसएसडी के थ्रू कर सकता है, जिसके पास फोन भी नहीं है वो बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकता है, जिसके पास रुपे कार्ड है, वीजा है, मास्टर कार्ड है, वो यहाँ कार्ड स्वाइप कर सकता है। तो हम एक तरह से इंक्लूसिव सिस्टम बनाया गया है जिसकी कॉस्ट जो 5 लाख की एटीएम की कॉस्ट से 1/20 या 1/50 है। उसी तरीके से पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो ये था कि आप भारत में इस समय 20 मिलियन ऐसे माइक्रो एटीएम लगाने की जरूरत है। ये क्या एक दिन में आ जाएंगे? नहीं आ सकते। लेकिन एक चीज बताइए, तो ठीक हो गया कि आप लोगों को सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं, मगर आप जो काम कर रहे हैं एज ए प्राइवेट एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। नहीं, बैंक से एसोसिएटेड है। बैंक से भी एसोसिएटेड हैं, लेकिन आप प्राइवेटली तो इसको हैंडल कर रहे हैं ना। कोई प्राइवेट कंपनी आके इसको चला रही है ना, उसको क्या फायदा है? वो अगर ये काम कर रही है, इतनी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, तो उपभोक्ता को उसके लिए क्या देना पड़ेगा उसको? इसमें उपभोक्ता को कुछ नहीं देना पड़ता। ये सुविधा उपभोक्ता के लिए फ्री चार्ज नहीं है, ट्रांजैक्शन चार्ज इसमें नहीं है। जो एटीएम के लिए पैसा मिलता है, जिस बैंक से पैसा निकाला गया या जिस बैंक में पैसा दिया गया, ऑक्सीजन को वहीं से पैसा मिलता है। और इसलिए जिस बैंक से पैसा निकाला गया है या जिस बैंक में पैसा दिया गया है, वो बैंक आपको पैसा देता है। कितने % ट्रांजैक्शन इसका एनपीसीआई ने स्टैंडर्डाइज कर रखा है। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, सारी कंपनियों के लिए सेम है जी। ये उन्होंने किया है। जैसे एटीएम में 15 रुपए लगते हैं, हाँ। तो वही 15 रुपए है। हाल के दिनों में ये बार बार खबरें आई हैं कि जो एटीएम है या इस तरह की जो ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इधर के दिनों में और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पिछले कुछ सालों में 60 से 65% की बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है 6 गुना बढ़ सकती है। हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, ब्रिटेन की कोई यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके तैयार किया है कि महज 6 सेकंड लगते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इधर से उधर हो जाता है और उसमें फ्रॉड हो सकता है। आपकी नज़र में इस तरह की सुविधाएं लोगों को आसानी पैदा कर रही हैं, लेकिन कितना आसान है और कितने सुरक्षित हैं वो अपने पैसे को लेकर? कितना आश्वस्त किया जा सकता है उन्हें? देखिए, जहाँ कहीं कोई भी गतिविधि होगी वहाँ पर कोई न कोई आशंका, संकट या खतरे हो सकते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आप जब एक कार चलाते हैं तो कार में एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए हम कार चलाना बंद नहीं करते हैं, पर हम कार में एक्सीडेंट रोकने के लिए व्यवस्था करते हैं और पहले से व्यवस्था करते हैं। कार एक्सीडेंट से कोई मर जाए तो उसके लिए हम इंश्योरेंस देते हैं, कार में सीट बेल्ट लगाते हैं, कार के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करते हैं। इसी तरीके से कैशलेस इकोनॉमी है जिसका मैं पूर्णतः समर्थक हूँ। पर हम जरा समझें कि कैशलेस इकोनॉमी है क्या। ये कैशलेस इकोनॉमी का एक अखाड़ा है जिसमें अचानक रातों रात लोगों को ढकेल दिया गया, पर उसके 4 पहलू आप देखिए। उस अखाड़े में 4 चीज़ें पहले से जो करनी चाहिए और चारों चीज़ें नहीं की गई हैं, और विशेषज्ञ आके बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात है। क्या 4 बातें हैं? नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके से क्रिएट हो सकता है, या तो मोबाइल नेटवर्क का होगा या इंटरनेट का होगा। देश में 35% लोगों के पास इंटरनेट है। मोबाइल की हालत ये है कि पिछले साल हमने एक हाईकोर्ट में मामला आर्गू किया था जिसमें कि मोबाइल कंपनियां कॉल ड्रॉप करती हैं, कॉल ड्रॉप करने के बावजूद लोगों से पैसे वसूलती हैं। विराग, आप तो कह रहे हैं कि केवल मोबाइल और इंटरनेट, ये 2 चीजें जरूरी हो, कह रहे हैं मोबाइल और इंटरनेट दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। जो जीपीआरएस चलेगा वो मोबाइल से ही चलेगा, वो मोबाइल से चलेगा। अल्टीमेटली आपको किसी न किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नंबर पे चाहिए, जहां पर कि आपको या तो मोबाइल चाहिए या इंटरनेट चाहिए। ये व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। दूसरे नंबर पे चाहिए आपको डिजिटल एजुकेशन, कि जहां पर आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन हो। जिस देश में 30 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हों, अनपढ़ हों, आप उनको रातों रात डिजिटल एजुकेट नहीं कर सकते हैं, इसमें समय लगेगा। तीसरे नंबर पे आता है कि आप उसके लिए कानून बनाएं। कानून की स्थिति है, मैं भी बहुत हास्यास्पद स्थिति बोलूँगा, मैं भी जो मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे मैं उसके बारे में बाद में आऊँगा, उनको वो पूरे उन्होंने आईटी एक्ट को इनवैलिडेट कर दिया। वो कहते हैं कि हमको अलग से कोड की क्या जरूरत है, क्रिमिनल कोड काम कर सकते हैं, तो हमने फिर 66A क्यों बनाया। वो इस बात के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रिब्यूनल में हमने चेयरमैन की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया। वो इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आज तक ई वॉलेट, ई कॉमर्स, FDI की डेफिनेशन क्यों नहीं डिसाइड किया। हम जिन बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कानून में शब्द कहीं है ही नहीं है। चौथे नंबर पर हम अगर आते हैं, इनके आर्थिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। आज देश में सारे लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा कर दिया गया है, पर ये जो डिजिटल इकोनॉमी है इसकी जड़ कहाँ पर है। जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है वो भारत में ऑपरेट करती है और भारत में 4,29,000 करोड़ का कारोबार करती है।
टैक्स कितने में देती है? 6,000 करोड़ रुपए में। ये 4,23,000 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? इसलिए क्योंकि हमने इनकम टैक्स में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है उसको नहीं किया। डिजिटल इंडिया के नाम पे जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां कैसे काम कर रही हैं? अमेरिका में उनका वेबसाइट चलती है, आयरलैंड में उनका दफ्तर है, हिंदुस्तान में उनका मार्केटिंग ऑफिस है, और यहाँ से पूरा जो भारतीय हरीश चंद्र बोल गए हैं भारत दुर्दशा में कि पूरा पैसा यहाँ से डिजिटल इकोनॉमी के नाम पे, रिजर्व बैंक भी इस बात के लिए परवाह नहीं करता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। ये आर्थिक इंप्लीकेशन हो गए जिसको लेके सीएजी ने भी चिंता जताई है। अब ये चार बातें जब हो जाएं, अखाड़ा जब तैयार हो जाए, तब आप लोगों को ढकेलिए। फिर सुरक्षा की बात आती है। सुरक्षा तो सबसे बाद की चीज है। सुरक्षा के बारे में तो कोई अभी प्रबंध है ही नहीं। सुरक्षा के बारे में बात करूं मैं, आधार जरूरी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, पर सरकार आज तक प्राइवेसी के बारे में कानून नहीं बना पाई है। आधार के डेटा की सिक्योरिटी के लिए आईटी एक्ट के हिसाब से कॉर्पोरेट एंटिटी की लायबिलिटी बनाने के लिए कोई कानून नहीं बना। तो इस तरह के जब कानून, आज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात, मैं इंटरेस्टिंग बात पे आऊं उससे पहले कनौजिया साहब को भी मैं शामिल कर लेना चाहती हूं अपनी चर्चा में। ये जो आर्थिक इम्प्लीकेशंस की बात आप बता रहे थे, वो क्या आपको भी कहीं परेशान करती हैं, या आईटी सेक्टर में भी इसको लेकर कुछ मंथन चल रहा है? सीएजी तक ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो एक्चुअली सरकार के खजाने तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसको लेकर सोचने की बात है। निश्चित रूप से जो ये चीज़ें नहीं आई हैं वो हमारे लिए एक चुनौती है, वो काम हमारे लिए बढ़ रहा है। लेकिन जहाँ तक डिजिटल पेमेंट्स की बात आ रही है, ये निश्चित रूप से ये तो सवाल हमारे सामने है कि उतनी तैयारी अभी हमारे पास है नहीं। और जैसे मैं इनकम टैक्स में काम करता हूँ, इनकम टैक्स में ये नोटबंदी के बाद से, डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो हम लोगों को विचलित करिए कितना काम बढ़ पाएगा, कितना काम और हम लोगों को मिल पाएगा, अभी हमें निश्चित नहीं है कि कितना काम हमें करना पड़ेगा। जो चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी हमारा उतना मजबूत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमें पूरी तरह से मिल नहीं पाई है। हम ये दावा तमाम सरकारें हमारे सामने कर रही हैं कि हम पूरा 100% काम जो है वो कंप्यूटराइजेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। लेकिन बताना चाहता हूँ कि तमाम हमारे कर्मचारी जो उनको अभी तक डेस्कटॉप नहीं दिया गया। जैसे हमारे तमाम जो इंस्पेक्टर्स फील्ड में काम करते हैं, उनको लैपटॉप देने की पिछले 3 सालों से मशक्कत कर रहे हैं। तो हम डिजिटल इंडिया का सपना पूरा कैसे करेंगे? ये जो डिजिटल बैंकिंग की सुविधा की बात कही जा रही है, जब आयकर विभाग में कर्मचारियों को और आयकर इकट्ठा करने वाले लोगों को, इंस्पेक्टर्स को लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, तो 3.5 करोड़ लोग जो करदाता एक्चुअल में करदाते हैं, 5.5 करोड़ हमारे करदाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रिटर्न फाइल करते हैं 3 से 3.5 करोड़ करते हैं। जो हमारे पैन का नंबर है वो 8-9 करोड़ से ज़्यादा है। तो अभी 3.5 करोड़ लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं, जो करदाते हैं, वो बहुत हाई फाई हैं, सबके पास सब ऑनलाइन सिस्टम की सब चीज़ें। लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसका नेटवर्किंग बहुत वीक है, उसका जो डाटा जो है वो अभी आता है, उसको हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास उतने एम्प्लॉइज़ नहीं है, उतना ट्रेनिंग का सेक्टर हमारा उतना मजबूत नहीं है। तो अभी तो हम लोग जो एक पूरा डिपार्टमेंट है वो अभी इसमें पीछे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो बात डिजिटल की आ रही है बहुत पीछे, क्योंकि जैसा अभी आया कि 30 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, वहाँ तक ये उसकी तैयारी, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से कि वो बायोमेट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। आधार बन गया कि नहीं बन गया ये हमें मालूम नहीं, 100 करोड़ बताते बन गया, यदि बन गया तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है इस मशीन पे। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कनौजिया साहब, ये जो पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है, या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तरह तरह के, जैसे मैजिक, ब्रेक, यात्रा.com, इस तरह के बहुत सारे बुक माई शो टाइप के, जो क्या ये सारी कंपनियों के लिए कोई रेगुलेशन है? क्या ये आईटी नेट के दायरे में हैं ये सारी कंपनियां? नहीं, आईटी दायरे में आती है, लेकिन ये अभी जो है उस तरीके से है ही नहीं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से है, वो जो बिजनेस है वो दिखा रहे। जब तक कि हम लोग उन पास नहीं पहुंच पाते, चाहे उन पे कोई सर्च नहीं हो पाती, कुछ नहीं होती, नहीं तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा आपको। और हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है। तमाम जो है आप अखबारों में देखेंगे इस तरीके के जो है इश्तिहार आ रहे हैं, उनके सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन आप उस पर तुरंत एक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं ले पाएगा। एक सवाल ये जरूर है कि इश्तिहार बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि उस बैंकिंग सिस्टम में अगर एक उपभोक्ता जा रहा है तो उसको किस तरह की सुरक्षा की गारंटी है। इस पर हम बातचीत करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी सक्सेना साहब, एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जिसमें पिछले 1 साल के दौरान 16.31 बिलियन डॉलर का फ्रॉड हुआ है जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है उसमें।
दूसरा जब इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, दूसरी अभी उदाहरण हमने देखा बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड बोला गया कि वहाँ के सेंट्रल बैंक में हो गया, रशियन बैंक में फ्रॉड हुआ। इस तरह के जब बैंक ही सुरक्षित नहीं है, जो कि लॉ से बंधे हुए हैं, तो फिर ये जो ई वॉलेट कंपनियां आ रही हैं या जो पेमेंट बैंकिंग सिस्टम आ रहा है, इससे लोगों के या उपभोक्ताओं की सुरक्षा की कोई गारंटी की गई है? क्या कोई कानून ऐसा बनाया गया है? क्यों नहीं लोगों को, उपभोक्ताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप ये करने जा रहे हैं तो आपको इस तरह की सतर्कता बरतनी है, यहाँ पे चुनौती है, ये करिए या ये मत करिए? इस तरह की बातें क्यों नहीं सामने लाई जा रही हैं? देखिए, अगर आप रिसेंट जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है उस पर आप देखेंगे तो एक इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि किस चीज़ से आपको अवॉइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। डू एंड डोंट्स एक तो काफ़ी लोगों को जागृत किया जा रहा है उससे। जहाँ तक रही कि क्या जागृत किया जा रहा है, क्योंकि हमने तो अखबारों में अब तक जो विज्ञापन देखे हैं वो ज़्यादातर यही विज्ञापन है कि आपकी जेब में आपका बैंक, और इस तरह की अगर मोबाइल आपके हाथ में है तो समझिए पूरा बैंक आपके हाथ में। इस तरह की तो विज्ञापन बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के विज्ञापन मुझे नहीं देखने को मिले। सुरक्षा दो तीन तरीके से होती है। एक तो आप डिपेंड करते हैं आप कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं। सपोज आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट, कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना पिन किसी से शेयर नहीं करना है। एटीएम पे आप जा रहे हैं तो आपको किसी के पिन शेयर नहीं करना है। तो ये अगर आप जगह जगह पे बैंकों में या जगह जगह पे जहाँ पे भी आता है, अगर तो आप ये सब कुछ नहीं भी शेयर कर रहे हैं तब भी आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो अभी जानकार बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास 15 साल पुराने एटीएम्स लगे हुए हैं, जिसमें जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो एटीएम्स के सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी उसने वो सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर दिया, फिर भी हमारे यहाँ एटीएम चले जा रहे हैं। तो 70% हमारे एटीएम ऐसे हैं जिसकी सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर ये अगर हम सब कुछ छुपा भी लें तो फिर कहाँ से होगा? उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये एटीएम हैं इनका अपग्रेडेशन आरबीआई ने सितंबर 2017 तक का एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कि एक मैक्स टाइप कार्ड्स होते हैं, एक चिप बेस्ड कार्ड होते हैं। तो सबको ये कहा है कि सारे आप अपने माइक्रो एटीएम्स को आप अपग्रेड करो। अब कुलकर्णी साहब का अगर आप माइक्रो एटीएम देखें, इससे ज़्यादा कोई सेफ नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक का कोई फॉल्स ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप ये कहो कि कोई सिस्टम पूरा सिक्योर है, ये तो कोई गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि कैश में भी कैश में भी उतना ही रिस्क है। लेकिन गारंटी हो सकती है अगर उसके लिए सख्त कानून हो। तो कम से कम ग्राहक को ये तो भरोसा होगा कि अगर मेरा फोन चोरी हो गया या अगर मेरा कार्ड चोरी हो गया या अगर किसी तरह की फ्रॉडगिरी हुई या कुछ उसके साथ गलत हुआ, तो कम से कम उसके पास ये कानून है, इस कानून के तहत जाके वो यहाँ शिकायत करेगा और यहाँ से उसे न्याय मिलेगा। अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं है। आज भी कानून है कि अगर आपका कार्ड पे फ्रॉड होता है और आप इतने दिन के अंदर बैंक में रिपोर्ट कर देते हैं तो आपको बैंक इमीडिएटली आपका उसको रिजॉल्व करेगा बिना उसके गए हुए। आज भी कानून है और आरबीआई का गाइडलाइन। ई वॉलेट कंपनियों के लिए ये इस कोई कानून है? कानून जो बैंक के लिए है वो सारे ई वॉलेट कंपनी के लिए भी हैं। और नवंबर के पहले ही, डीमोनेटाइजेशन के पहले, आरबीआई ने एक गाइडलाइन निकाली थी जिसमें ये बहुत साफ साफ बताया था कस्टमर प्रोटेक्शन की। जो आप बता रहे हैं कस्टमर प्रोटेक्शन की ये गाइडलाइन रेगुलेटर ने निकाली है कि अगर बैक एंड में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके बैकएंड में कोई प्रॉब्लम है और कस्टमर ने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो कस्टमर का पैसा आप सुरक्षित रखेंगे। इसलिए जो आपने जो बताया था 1 करोड़ का जो नुकसान हुआ था कार्ड्स का, वो किसी भी कस्टमर को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये अगर बैकएंड में कोई प्रॉब्लम है तो उन बैंक्स को या सर्विस प्रोवाइडर को वो नुकसान लेना पड़ेगा। कस्टमर का प्रोटेक्शन एक सवाल मैं और जानना चाहती हूँ। दूसरा, आपका ये सिस्टम जो है ये मोबाइल के थ्रू ऑपरेट होगा, इन्होंने भी कहा, और बहुत सारी आजकल सुविधा है मोबाइल बैंकिंग की, जो बार बार कहा जाना ना, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो समझ लीजिए पूरा बैंक आपके साथ है, आपको कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया और हमने जाके थाने में शिकायत करी, और थाना जो है शिकायत तो पहले लिखते नहीं है, लेकिन अगर लिख भी लिए तो इसकी क्या गारंटी है कि जितनी देर में वो शिकायत लिखी जा रही है, रिपोर्ट लिखी जा रही है, उतनी देर में हमारे बैंक का पैसा पूरा लुट गया? क्योंकि उस बैंक उस मोबाइल में तो बैंक के सारे डेटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका एटीएम कार्ड चोरी हुआ तो आप पैसा निकाल सकते हैं क्या? आप नहीं निकाल सकते। नहीं, मोबाइल में हमारी बैंकिंग के सारे डिटेल है, पासवर्ड है, ऑनलाइन सुविधा है, सब कुछ है। मोबाइल में पासवर्ड नहीं होता, कभी मोबाइल में पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड आपको डालना होता है।
और यही आपके नहीं, मोबाइल में पासवर्ड नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में अपना पासवर्ड सुरक्षित रखते हैं, सेव रखते हैं। तो आप अगर एटीएम के पीछे अगर पासवर्ड लिख देंगे तो उसका भी वही हाल है। नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। देखिए मैं तीनों बातों का जवाब देता हूं। एक मिनट में इसमें कहना चाहूंगा। अच्छा, आप बात देखिए करें। ऐसा है कि आप कहीं जाइए, गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दीजिए चाबी और लगा फिर बाद में चोर को कहिए कि वो लेके भाग गया, तो अगर आप जो आपकी सुरक्षा के लिए पिन बनाया गया है, अगर उसको भी आप किसी से साझा कर रहे हैं या इस तरह से छोड़ रहे हैं जिसको कोई भी उपयोग में ले सकता है, तो ये तो आप अपने आप के ऊपर जो है अटैक ले रहे हैं। लेकिन हमने तो अभी हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी कि किसी से आप ना साझा करें, किसी से आप ना बताएं। आप हो सकता है 4 से 8 कार्ड रखें अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उसके बावजूद अनुमान के आधार पर आपके पिन नंबर को खोजा जा सकता है और बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं इस तरह से। देखिए ऐसा नहीं होता है, वो दो फैक्टर है उसमें। इसमें दो फैक्टर दिए गए हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन सिर्फ कार्ड और पिन इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं तो कार्ड और पिन होगी, उसके बाद दूसरा फैक्टर है। अभी उसको लिबरलाइज किया है 2000 से कम ट्रांजैक्शन के लिए सिंगल, इसलिए छोटे अमाउंट के लिए आपको सिंगल ट्रांजैक्शन किया गया है। लेकिन अगर आप फिजिकली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पिन के बेसिस पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको या तो मोबाइल और पिन दोनों चाहिए होंगे, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है और आपका पिन आपने नहीं शेयर किया है, कोई मजाल है आपका पैसा निकाल सकते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि बहस थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो रही है, थोड़ा और बड़ी बातें करते हैं। यूपीआई की इन्होंने बात किया, बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पूरे पिछले 1-1.5 महीने के कैंपेन में मुझे कहीं यूपीआई का नामो निशान दिखा नहीं। इतने बड़े पूरे कैंपेन में पूरा जो फायदा है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, सरकारी यूपीआई का मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी लोकप्रियता देख रहा हूँ। ज्यादातर तो प्रचार। हाँ, अच्छा, मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ, प्लीज जरा। अब आप जैसे इन्होंने बोला डूज एंड डोंट्स, बड़ा देश का दुर्भाग्य हो गया है। चोरी हो रही है, चोर घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं घर में ताला ढंग से लगाइएगा, पासवर्ड आप ढंग से रखिएगा। चोरों के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनियां हैं, अधिकतर कंपनियां वो अमेरिका में बैठी कंपनियां, मैं भारत की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में कंपनी, इन्होंने जैसे बोला इनके जो आरबीआई ने जो लाइसेंस इशू किया है, लाइसेंस की कंडीशन है कि आप ग्रीवांस ऑफिसर का ग्रीवांस मैकेनिज्म आप उसमें करेंगे। हिंदुस्तान में 23 अक्टूबर 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 2011 का कानून है, सरकार के पास ये आदेश है कि देश की हर इंटरनेट कंपनी, हर मोबाइल कंपनी, हर मोबाइल एप्लीकेशन अपने ग्रीवांस ऑफिसर का नाम दे। नाम देने का मतलब क्या है कि मुझे अगर किसी से शिकायत है, मैं उस आदमी के पास जाऊं। आप लोगों ने अपने ग्रीवांस ऑफिसर का नाम दिया है, कम से कम हमारे दर्शकों के लिए अभी बता दीजिए। ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, नेम, मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आपको गूगल में, फेसबुक में, ट्विटर में कोई भी दिक्कत हो, आप इसमें किसी भी ग्रीवांस ऑफिसर का यहाँ पर हिंदुस्तान में आदमी आपको दिख जाए, उसका नाम दिख जाए, आपको उसका कहीं पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस आदमी से संपर्क करना है। आप पुलिस के, बैंकों के चक्कर लगाते लगाते वो हो जाएंगे। अच्छा, जैसे पुलिस की स्थिति ये है, आज आपकी जेब से कोई 2000 रुपये चोरी करके चला जाए तो पुलिस वाले जेब कतरे को पकड़ के 2 डंडे मार के पैसे वापस दिला देंगे। लेकिन अगर आपके मोबाइल से ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड हो जाता है, उनके लिए डिजिटल फ्रॉड एक ऐसी चीज है, सब हो गया होगा, कुछ गड़बड़ी होती रहती है, कुछ भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। 3 महत्वपूर्ण चीजें। ये आपका अभी एक बताता हूँ, ये जो अच्छा, इनके जवाब ले लेते फिर आपका आते। देखिए, आपने बहुत अच्छा जायज बात की, ऐसी बात नहीं। एक ऑफिसर का नाम देने से भी कुछ नहीं होता है, यू नो, नहीं, मैं बता रहा हूँ, उससे ठीक है, होता है, ऐसी बात नहीं, राइट। यूपीआई में क्या है कि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैंने अगर अपनी ऐप करी और मेरी ऐप उसी समय अगर मेरे को लगता है कि ये नहीं है, या बाद में कभी भी उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में मैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उसी ऐप में मैं उसको एक्टिवेट कर सकता हूं, और वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑनलाइन जाती है और इमीडिएट मीन्स जो भी टाइम फ्रेम है टैग जो उसका है, और उसके अंदर वो डिस्प्यूट होती है। सो सबसे पहले ये है कि डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो उसके लिए मैकेनिज्म होता है, एज उन्होंने नंबर देना। हर कंपनी हिंदुस्तान में, आप उसके एप्लीकेशन के भीतर क्यों जाएं? आप एक टोल फ्री नंबर दीजिए, उस टोल फ्री नंबर पे एक आदमी हो, उसकी जवाबदेही हो। आपके पीछे 6 एजेंसीज हैं, बैंक है, आरबीआई है, आपका एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी है, आपकी पेरेंट कंपनी है, बट कस्टमर इज नॉट बॉदर्ड। कस्टमर वो उससे मतलब नहीं कि आप, क्या होता है जैसे आपको रिफंड चाहिए, आपने किसी को दे दिया, वो बोलेंगे रिफंड आपका 5 दिन बाद आएगा क्योंकि बैंक से नहीं आया। आप बैंक के पास जाइए। आप बैंक के पास क्यों जाएंगे? आप उस आदमी की जवाबदेही है कि अगर पैसा आप ले रहे हो तो उसको जवाब देने की जवाबदेही है, वो सारी एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करेगा, और अगर वो फेल होगा तो
तो कानून के हिसाब से उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। ये ग्रीवांस ऑफिसर का लीगल मैकेनिज्म है। ये कोई भी कंपनी यहाँ पे देश सेवा नहीं कर रही है। ये सारी कंपनियां बड़ा बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं फ्री में काम कर रहा हूं, अगर इसीलिए देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी विषमता इसीलिए है कि 1% लोगों के पास 67% से ज्यादा उन्होंने एकाधिकार कर रखा है। न इसमें रोजगार सृजन होता है, ना सारी चीजें होती हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के कानूनों में बदलाव की जरूरत है। मैं 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। आप पूरे देश में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये बताएंगे केंद्र सरकार में टोटल 50 लाख अधिकारी हैं और उन 50 लाख अधिकारियों को ईमेल का इस्तेमाल करना मोटे तौर पे जरूरी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। उन लोगों के लिए एक एनआईसी का नेटवर्क बनाया गया, जैसे यूपीआई की बात है, एक एनआईसी का नेटवर्क है। और 2 साल पहले सरकार ने एफिडेविट दे करके बोला कि हम 50 लाख लोगों को एनआईसी का नेटवर्क इतनी जल्दी नहीं दे सकते हैं, इसमें समय लगेगा। और वो ऑफिसर्स प्राइवेट ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जीमेल, याहू या गूगल की। उसकी वजह से वो सारा जो डेटा है विदेशी सर्वर्स में रहता है। उस वायलेशन के लिए उन अधिकारियों को 3 वर्ष की जेल हो सकती है। और सरकार 50 लाख लोगों को ऑफिशियल ईमेल आईडी की सुविधा नहीं दे पा रही है। और देश में पूरे डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है। ग्रीवांस ऑफिसर की मैंने बात कर दी। मैं आपसे कनौजिया साहब इसका जवाब ले ही लेती हूँ। क्या वाकई आप लोग के पास एनआईसी की ऑफिशियल सुविधा नहीं है? नहीं, अभी पूरे लोगों के पास तो देखिए, हमारे पास तो है ही नहीं। देखिए, स्टाफ में तो किसी के पास नहीं। लीजिए, हम तो जो भी ईमेल आईडी हमारे पास होगा वो तो गूगल पे और नेटवर्क में। 3 साल की सजा है पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के हिसाब से। अब मैं आपको दूसरी बात करता हूं। आप इनकी बात कर रहे हैं मोबाइल सेफ है, लीजन है कि हैकिंग हुई है। अभी आज तक देश में हैकिंग का एक भी मामला सुलझाया गया क्या? वो लोग बोल रहे हैं कि हमने 40,000 सर्वर्स का डेटा हमने चोरी कर रखा है। वो बोल रहे हैं कि संसद का डेटा हमारे पास है। वो बोल रहे हैं कि 50,000 कॉर्पोरेट्स का डेटा हमने चोरी कर रखा हुआ है। सरकार क्या उन तक पहुंच पा रही है? सवाल इस बात का है कि जब आप टेक्नोलॉजी लाते हैं, टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी कानून से आगे चलती है, कोई दो राय नहीं। टेक्नोलॉजी वाले लोग बहुत होशियार लोग होते हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन कम से कम बेसिक जो अब तक की गड़बड़ियां हैं उसके लिए तो कानून होना चाहिए। क्या उस तरह के कानून बनाए गए? क्या कानून बनाए हैं? क्यों नहीं सरकार उनको प्रचारित करती है कि जनता की सुरक्षा के लिए क्या कानून है? कस्टमर ग्रीवेंसेस देखिए, ऐसा है कानून है और पालन कितना होता है उसका? कस्टमर ग्रीवेंसेस का जो कॉमन कानून है सबके लिए नहीं, अलग से या पेमेंट कंपनी के लिए अलग से आरबीआई का कानून है कि आपने जैसे इन्होंने पूछा कि ऑफिसर का मैं अगर कानून और है उसमें ये भी बताए, और उसमें हमारे को मंथली स्टेटिस्टिक्स देनी पड़ती है। कितने आपके पास प्रॉब्लम्स आई, कितने आपने उनको सुलझाया, कितने टाइम में सुलझाया, अगर ज्यादा टाइम लगा तो क्यों लगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही। लेकिन सक्सेना साहब, अगर कानून है, अगर सब कुछ है और इतनी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, तो जैसे तमाम वॉलेट कंपनियों का प्रचार आजकल खूब जोर शोर से हो रहा है, वैसे ही कम से कम उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए कानून के नियम के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए लोगों को। विज्ञापन इसके लिए भी छपना चाहिए कि उपभोक्ता कैसे अपने पैसे को सुरक्षित रखें, क्या इस्तेमाल करें, क्या ना इस्तेमाल करें। तो शायद इस तरह के सवाल ना उठते। अगर कानून है तो उसका प्रचार किया जाए। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना हो रहा है उससे और ज़्यादा होना चाहिए। ये कहना है कि ये है नहीं, उसमें हम लोग थोड़ा डिफर करते हैं। बाकी जहां तक रही, अगर है भी तो ये बताएं कि कहां पे जाके एक आदमी के साथ अगर धोखाधड़ी होती है तो कहां पे जाकर उसको अपील करना है, कैसे उसका रिड्रेसल होगा, कितने दिनों में हो जाएगा, कौन लोग होंगे जो लोग उस काम को अंजाम देंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार लोग हैं, ये सारी चीजें तो अगर आप देखेंगे, रिसेंटली शायद 1 हफ्ता पहले एक डिजिशाला करके 24/7 चैनल शुरू हुआ है जो गवर्नमेंट ने शुरू करा है, जिसमें सारे ये कंटिन्यूस चलेगा। आप क्या क्या ये मतलब लोगों को ज्ञानवर्धन के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या उसमें उनको प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे करनी है। तो 24/7 गवर्नमेंट ने डिजिशाला करके एक चैनल चलाया है। अभी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले का वो है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी कार्ड के ऊपर ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसके अंदर हमें यह पता लगता है कि ये ट्रांजेक्शन इस कस्टमर ने नहीं किया या ये कस्टमर कर नहीं सकता था, तो उसमें ग्राहक को पूरी तरह से कंपनसेशन दिए जाने का प्रावधान है। और वो इस तरह से मैं बताता हूं आपको, बिकॉज आई वॉज हेडिंग द कार्ड डिवीजन, आई कैन टेल यू, हमारे पास ऐसे रूल्स हमने बनाए। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि एक कार्ड का आप ट्रांजेक्शन यहां कर रहे हैं दिल्ली में, अगर कोई भी आदमी आपके कार्ड पर दूसरा ट्रांजेक्शन 2 घंटे से पहले बॉम्बे में करना चाहेगा, उसने कॉपी कर रखा है, तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि आप फिजिकली पहुंच ही नहीं सकते 2 घंटे से पहले में। कोई आपके कार्ड का
लंदन में उपयोग करना चाहेगा 8 घंटे से पहले तो वो उसको डिक्लाइन कर देगा। जेपी मॉर्गन के एक अधिकारी की मैं बात सुन रही थी कहीं, उन्होंने बताया कि वो अपने यहाँ मतलब वो बैंक अपने यहाँ साइबर सिक्योरिटी पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करता है, बावजूद इसके 3 साल पहले उसके यहाँ हैकिंग हुई। तो हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम में लोग हैं, हैकिंग होना, हाँ, हैकिंग होने का मतलब ये है कि सिर्फ हैकिंग नहीं हुई, उसके डेटा चोरी हुए, उसमें जो लोगों के पैसे हैं उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ी। हैकिंग होना उसी तरह से है जहां आपको पैसा दिख रहा है, उसके यहाँ कोई ना कोई डाकू डाका डालने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है, और जो उसका गार्ड है उसकी सुरक्षा करने के लिए बैठा हुआ है, और जब भी कभी गार्ड से कोई चूक होगी तो वो सुरक्षा व्यवस्था को भेद करके निकल जाएंगे। पर साधारण तौर पर बैंकों में जो होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ एथिकल हैकिंग होती है, हमें पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं उसको। हर महीने बड़े एक्सपर्ट लोग, विद्वान लोग जो इस चीज के एक्सपर्ट्स हैं हैकिंग करने के, दे आर कॉल्ड एथिकल हैकर्स, वो इसकी कोशिश करते हैं कि आपका सिस्टम में घुस जाए, और जहां जहां उनको कमी नजर आती है वो बैंकों को बताते हैं कि आपके यहाँ पर ये सिस्टम में कमी है। हमारे पास इस तरह का आंकड़ा डेटा है कि कितने दिनों पर इस तरह की हैकिंग का टेस्ट होता है, कितना पैसा खर्चा होता है, कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, कितने बड़े पैमाने पर इसकी हैकिंग टेस्ट होती है। 2-3 बातें बड़ी जरूरी, 2-3 बातें जो गलत बोली गई हैं, जो गलत बोली गई हैं। पहले नंबर पे आप आरबीआई की गाइडलाइंस की बात कर रहे थे। आरबीआई ने गाइडलाइंस दिया था कि 2013 तक सारे डेबिट कार्ड की आपको जो मैग्नेट चिप है वो बदलनी है, और वो गाइडलाइंस को बदलते 1 सेकंड, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। 40 रुपए पर कार्ड लगता है, बैंकों के पास पैसे नहीं है क्योंकि सारा पैसा एनपीए में डूब गया है। 40 रुपए पर कार्ड लगता है, 1 सेकंड, मेरी 40 रुपए पर कार्ड लगता है, बैंकों के पास पैसा नहीं है, इस वजह से वो सारा डेटा हैक हो जाता है, और उस गाइडलाइन को बढ़ा करके 2017 तक कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, जो वो गाइडलाइंस की बात कर रहे थे, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स है 2011, जो कानून बोलता है कि इनको सबको ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना है। डूज एंड डोंट पब्लिक के लिए नहीं, इन कंपनियों के लिए होना चाहिए कि यू हैव टू कंपल्सरली कंप्लाई विद दीज रूल्स। आप जिस गार्ड की बात कर रहे हैं वो गार्ड कहाँ है, वो नियम कहाँ है, वो सुरक्षा केबिन कहाँ है, आप कन्वेंशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैं ग्राहक के तौर पे, उपभोक्ता के तौर पे जो लोग कार्ड्स का या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या ई बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके जहन में किस किस तरह के सवाल हैं, उनसे कुछ सवाल लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भारत में अभी कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो उतनी तेज़ी से साइबर अटैक के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो क्या हमें पहले कैशलेस इकोनॉमी से पहले क्या हमें साइबर सुरक्षा की व्यवस्था की बात नहीं करनी चाहिए, या और जो लीजन जैसे हैकिंग ग्रुप है उनसे कैसे उनको रोका जा सके ताकि हमारी डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ हो सके? जी सक्सेना साहब, आप जी देखिए, ऐसा आपका कहना है उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और ये भी नहीं है कि इस तरह की तैयारी नहीं है। जैसे हमारे साथी ने कहा कि या हमारे सिस्टम में भी या जो और कंपनीज हैं उनके सिस्टम में, बैंक्स में फ्रॉड रिस्क का सॉफ्टवेयर होता है और उसमें बहुत हाईली इंटेलिजेंस होता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि अभी आपने एक कार्ड को यहाँ स्वाइप किया, आप मीन्स उसमें लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, आप बॉम्बे में आधा घंटे बाद कोई उसे यूज करेगा। सर इसके बावजूद फ्रॉड तो हो रहे हैं ना, और बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। क्या ऐसा रशियन बैंक में, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक में या जेपी मॉर्गन जैसे बैंक में इस तरह की सुविधाएं नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी हैकिंग हो रही है और डेटा चोरी हो रहे हैं और पैसे चोरी हो रहे हैं? बांग्लादेश सेंट्रल बैंक का जो था वो अटेम्प्ट किया गया था, बट फाइनली वो एंड पॉइंट पे जाके रुक गया था। वो एक्चुअली उसमें check and balance हो गया था, but they were able to go into the penetrate, but they could not succeed it. So that was the difference, आगे सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक तरफ तो हम सपना देखते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री के साथ खड़े हों, और अगर उस तरफ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है इस तरह से कैशलेस के लिए या लेस कैश के लिए, तो सब लोग नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसका देख रहे हैं, तो क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है? 47 के पहले हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने बहुत अच्छी चीज़ें दी, लेकिन हम आज़ादी की बात करते थे, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट तो नहीं देखते थे कि हमको आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। इसी तरह से डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, किसी का कोई विरोध नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि हम इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं करें, लोगों की सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं करें। इसलिए जब आप सुरक्षा के उपाय की बात करने के दौरान पॉजिटिव बातों पे ज़्यादा जोर देते हैं, इसका मतलब आप सुरक्षा के कारणों के बारे में नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप जनता के हित को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो 30 करोड़ लोग जो गरीब हैं, निरक्षर हैं, आप उनके हितों को अगर नज़रअंदाज करेंगे, अगर आप बड़े लोगों को, डिजिटल पेमेंट वालों को ज़्यादा राहत देंगे, जनता को आप नजर, तो विषमता और बढ़ेगी। जी अगला सवाल ले लेते हैं।
आईटी के युग में कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी की ओर बढ़ना एक स्वागत योग्य कदम है, ये होना भी चाहिए। लेकिन मैं 2 प्रश्न पूछना पाऊंगा, एक फॉर्मर जनरल मैनेजर सर से और एक आपसे। सर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर डिजी लॉकर का एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है हम लोग करते भी हैं, इसमें जो साइबर थ्रेट है, इससे बचने के लिए क्या इसको डिजी लॉकर से जोड़ा जा सकता है? और सर, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी साइबर सिक्योरिटी के लिए जो लॉ इन्फोर्स हैं और जो थ्रेटन है साइबर सिक्योरिटी लॉ के लिए, उसके लिए क्या क्या और लॉ हो सकते हैं? जी, पहले आप जाओ। देखिए, जो डिजी लॉकर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करके एक रखने की व्यवस्था है और वहाँ आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित हैं। और चूंकि वो डिजिटल सिग्नेचर के साथ सिक्योर्ड है, उसका फ्यूचर में जब भी आप उपयोग करेंगे तो वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उनको माना जाएगा, चाहे आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट उस समय हो या ना हो। तो ये एक चीज़ है और ये एक सुविधा दी गई है ताकि मान लीजिए आग में, बारिश में, बाढ़ में कहीं आपके जो है ओरिजिनल पेपर्स नष्ट हो जाए किसी भी चीज़ के, चाहे डिग्री हो, चाहे आपके ज़मीन के कागजात हो, तो इन चीज़ों की सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया है। ये एक अच्छी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध है देश में। अगला सवाल पूछा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, उसमें अगर मेक इन इंडिया के भीतर हम 2 काम करें तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो सकती है और इससे सारे लोग सहमत होंगे। पहले नंबर पे जो भी कंपनी भारत में व्यापार करे उसके सर्वर्स भारत में स्थापित हों। हर सर्वर के पीछे 1000 लोगों को रोजगार मिलता है। देश के बच्चों को रोजगार की जरूरत है, सर्वर्स भारत में होने चाहिए। नंबर 2, जो भी कंपनी भारत में व्यापार करती है उसका प्रभावी ऑफिस भारत में होना चाहिए। उससे जो हमारे उद्यमी हैं, जो इनके जैसे उद्यमी हैं, उन सारे लोगों को ताकत मिलेगी, बराबरी का उनके साथ पूंजी का पूरा वो होगा और एफडीआई का मिसयूज नहीं होगा। जी, अगला सवाल। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि पेटीएम में मैंने क्या कहते हैं 24 मई 2016 से मैंने एक पेमेंट की 500 रुपये की, उसकी राशि का बैकअप मुझे आज तक नहीं मिल पाया, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, मैंने 3 हफ्ते पहले पेटीएम से एक ट्रांजैक्शन किया, एक रिचार्ज किया 1498 का एयरटेल पर, वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। 5 मिनट बाद मैंने दोबारा किया, वो ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन पहला वाला जो ट्रांजैक्शन था उसकी पेमेंट मुझे आज तक नहीं मिली। 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले के बाद मैं उसे रोज मैसेज करता था पेटीएम पर, जहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का आता है और वहाँ पे कोई भी कस्टमर केयर नहीं है, वहाँ सिर्फ कस्टमर केयर का नाम आता है और हम वहाँ पे किसी से बात नहीं कर सकते। अगर पेटीएम पे हमारे पास कॉल, मतलब हम कॉल भी करते हैं ये एक ग्राहक की असुविधा और ग्राहक की मुश्किल का एक एग्जाम्पल है। हालांकि पेटीएम ने कल ही परसों में अपने एक कंप्लेंट लॉन्च किया है सीबीआई में, जिसमें कहा है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। पर जो ग्राहकों के साथ हो रहा है, ग्राहक तो कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ जाके शिकायत करें। कम से कम आप 48 घंटे के अंदर अपने बैंक में चले जाइए, बैंक में जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं, वो तो पेटीएम के पास है। और पेटीएम के पास कॉल किया जाता है, वो कहते हैं कस्टमर केयर से कॉल करने के लिए 9 दबाइए, 9 दबाते हो, कहता है ये अमान्य की है। फिर इंसान कहाँ जाए? ये वो सिर्फ उसे मेल ही कर सकता है। इस तरह की अगर असुविधा हो रही है लोगों को, तो क्या इसके लिए कोई नियम है? ये डेफिनेटली ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं, आप ये कह के नहीं बच सकते कि ये ठीक नहीं है। उसका तो नुकसान हो गया ना, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, वो आदमी कहाँ पे जाएगा शिकायत करने के लिए, और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उसके खिलाफ कानून बनाए? एब्सोल्युटली। इसीलिए ये कस्टमर ग्रीवेंसेस का जो उन्होंने जो ऑफिसर बताया है कस्टमर ग्रीवेंस का, ये सारी इंडियन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने आरबीआई के साथ रजिस्टर किया है, ये हाईएस्ट लेवल पे नोडल ऑफिसर कहा जाता है, इसके ऊपर डाला है। और उसके बाद अगर उसके पास अगर कोई कंप्लेंट जाती है और उसका टाइम बाउंड रिजोल्यूशन नहीं होता, उसके ऊपर कार्यवाही होती है रेगुलेटर की। लेकिन ये आपने जैसे बताया, जागरूकता इतनी नहीं है कि किस तरह से इसका दिया जाए। जागरूकता के लिए जितने उसके पास उपाय थे उसने तो अपनी तरफ से कर लिए, उसके आगे क्या कर सकता है? उन्होंने सिर्फ सक्सेना साहब, अगर आप बता सकें कि अब उनके पास जितने उपाय थे उन्होंने अपनी तरफ से कर लिए, इसके बाद कहाँ पे कंप्लेंट करें और कैसे इनका पैसा वापस आएगा? ये पर्टिकुलर वॉलेट से रिलेटेड तो खैर मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों नहीं किया, और वैसे लॉजिकली हर वॉलेट कंपनी में या हर ई पेमेंट में बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। जैसे मैंने आपको यूपीआई का वो दिया था, बट जहाँ तक रही बात आपकी कि अब ये नहीं है, तो डेफिनेटली he can go and complain to the RBI and RBI में कौन मिलेगा? दरवाजे पे गेट के अंदर तो घुसने नहीं दिया जाएगा, वो कहाँ जाएगा RBI में कंप्लेंट करने के लिए? आवश्यकता नहीं है, जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, बैंकों के तो जो है टोल फ्री कॉल नंबर्स भी हैं,
चूंकि पेटीएम का है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर लेकिन आरबीआई सर, ये नई व्यवस्था है, हमने प्रोग्राम यही पेटीएम किया के था नोडल कि ये ऑफिसर, नई व्यवस्था है, पेटीएम का नोडल इस ऑफिसर नई को करें। व्यवस्था में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उस कॉम्प्लिकेशंस के हल के लिए वो कहाँ जाए। पेटीएम का नोडल ऑफिसर है जो साइट पे अवेलेबल है, उसको कंप्लेंट करें। लाया गया है उसका नाम अचानक। नोटिफाई क्यों नहीं होता? और नहीं है तो उनके जो मुख्य कार्यकारी है ग्रीवांस उनके नाम से ऑफिसर। आप भेज सकते हैं मेल। हाँ, उसके बाद आप रिजर्व बैंक में एक ओम्बड्समैन की व्यवस्था है, उसको आप कंप्लेंट कीजिए, वो इसकी सारी पूरी तहकीकात करेंगे और आपके हित में जो है इसका सर वो तो बेचारा हो सकता है कि पढ़ा लिखा हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये तो हो सकता है कि छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको हो सकता है हिंदी अंग्रेजी आती हो। बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जिनको आपने मजबूर तो कर दिया कि वो पेटीएम जैसे सुविधा लें, लेकिन वो किससे शिकायत करेंगे? उनको हिंदी अंग्रेजी ईमेल नहीं आता है, वो कहाँ जाएंगे करने के लिए शिकायत? ये सुविधा लेने की जरूरत नहीं है, उनको बायोमेट्रिक में काम हो सकता है। ये आप अपनी कंपनी का प्रचार ना करें। मैं आखिरी जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। आपने बहुत सारी बहस सुनी, आपने कम बोला, लेकिन इस व्यवस्था की चुनौतियों के अलग अलग रूप सामने आए हैं। कितना आपको भरोसा है कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी और कितने दिनों में ये पटरी पर आ सकेगा? मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार को जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जब तक साइबर सिक्योरिटी और जो तमाम अवेयरनेस वाला जो काम है, तमाम हिंदुस्तान के तमाम कोने में जहाँ पे एटीएम और बैंक नहीं पहुँच पाए, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि उनको इसकी कैसे व्यवस्था करें? तो मेरा यही कहना है कि इस पे सबसे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और जो कानून की व्यवस्था जो हैं और जो नई कानून की व्यवस्था बनानी चाहिए, बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और जो कानून की व्यवस्था है उसका प्रचार लोगों तक होना चाहिए, जिससे कि वो उसका उपयोग करने से पहले उसे ये पता होना चाहिए कि इसका उपयोग में कहाँ तक ठीक होगा, गलत होगा, ये जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर नीति आयोग लकी ड्रॉ जैसे कोई नियम ले आ रहा है, तो वो नीति आयोग ही कम से कम लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कुछ और नियम भी ले आए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नीति आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ लकी ड्रॉ निकालने की है? उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि ग्राहकों को और ज्यादा सुरक्षा दी जाए, जो फ्रॉड के अलग अलग तरीके हैं उनसे सुरक्षा दी जाए, इसके लिए भी अवेयर किया जाए? देखिए, ये लकी ड्रॉ, इसके लिए वर्ड यूज़ करना वो ठीक नहीं है। ये एक बेसिकली ये अटेम्प्ट है सरकार का कि लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज किया जाए। जैसे अगर 3 प्रॉब्लम अगर थी इस चीज़ को करने के लिए, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, तो ये बिहेवियर नहीं, और इसमें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं थी। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये जो कैशबैक स्कीम है या ये जो प्रोत्साहन स्कीम है, ये लोगों का व्यवहार और बिहेवियर चेंज करने के लिए पहला तो ये चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई है कि लॉटरी है और ये लॉटरी का पहला चीज। लोगों का व्यवहार ही चेंज करना था, तो 2.5 साल से डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था, उसके तहत वो व्यवहार चेंज करने के तरह तरह के उपाय ले आते और प्रोत्साहन ले आते, उससे भी व्यवहार चेंज हो सकता था। बहरहाल हमारा मुद्दा ये था कि जो लोग असमंजस में हैं इस नई डिजिटल व्यवस्था को लेकर, नई डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था को लेकर, उनको कुछ हद तक क्लियर हो कि स्थिति क्या है और कैसे इससे आने वाले चैलेंजेस को बीट करना है। हमें उम्मीद है कि आपके दिए गए तमाम जानकारियों से लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।